सुप्रभात आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास विविध प्रश्नों पे होगी। यह डॉक्टर पूरनचंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी का लास्ट चैप्टर है। तो आज का पहला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो विकल्प में यह मध्य प्रदेश में हुआ था। गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। इसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर हम पहले ही टिक लगा चुके हैं। दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? तो दिनकर जी की मृत्यु 1974 में हुई थी। अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो इंदुमती कहानी जो है 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। संमत में 1957 संमत होगा। इसको हिंदी की प्रथम कहानी मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। इंदुमती कहानी को ये सभी जानकारियाँ जो थी इंदुमती की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु जो है 1964 ईस्वी में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु। इनके संबंध में कुछ और बातें बता दे रहे हैं। इनका जन्म जो है मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जो है 1886 में हुआ था। इनका जन्म 1886 में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में हुआ था और मृत्यु जो है 1964 ईस्वी को हुई थी। इनको आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त जी को। इनका जन्म जो है चीरगांव झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम राम शरण दास था। राम शरण दास था इनके पिता का नाम, राम शरण दास इनके पिता का नाम था मैथिली शरण गुप्त के। और इनके गुरु का नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी बता दे रहे हैं, ऐसे लिखने में बहुत टाइम हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु थे। और इनकी प्रथम कविता थी हेमंत, जिसका समय था 1905 ईस्वी। हेमंत इनकी पहली कविता थी हेमंत। और इनकी प्रथम काव्य संग्रह का नाम था रंग में भंग। ये सब मैथिली शरण गुप्त के बारे में बता रहे हैं। रंग में भंग। एक और रचना है हेमंत, गुणवंत हेमंत करके है। वो इससे मिलती जुलती रचना है, लेकिन वह जो है गुणवंत हेमंत है। वह रचना है श्रीधर पाठक जी की, लेकिन हेमंत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। इन्होंने भारत भारती की रचना की थी। भारत भारती लिखने पर इनको महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। राष्ट्रकवि की उपाधि जो है इनको महात्मा गांधी ने दी थी। किस रचना पे? तो भारत भारती रचना पे इनको दी थी। साकेत इनका महत्वपूर्ण रचना है। ये काव्य ग्रंथ है मैथिली शरण गुप्त के साकेत के आधार पर ही इनको आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। और भारत भारती रचना के आधार पर इनको जो है महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। चलिए, बहुत हो गया इस प्रश्न की व्याख्या। अगला प्रश्न देखते हैं, गोरा बादल की कहानी के कहानीकार कौन हैं? गोरा बादल तो प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न है, आधुनिक एकांकी नाटक के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा माने जाते हैं आधुनिक एकांकी की जन्मदाता। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के प्रमुख एकांकियों के नाम बता दे रहे हैं, जिसमें है
पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, ये इनकी महत्वपूर्ण एकांकियाँ हैं। अगला प्रश्न है झांसी की रानी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? झांसी की रानी, यह 7वें नंबर का प्रश्न है। तो यह वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। वृंदावन लाल वर्मा के बारे में यह जानकारी थी। इनके प्रारंभिक उपन्यासों के नाम बता दे रहे हैं, जिसमें है संगम, प्रत्यागत, लगन, कुंडली चक्र, ये सभी इनके जो हैं प्रारंभिक उपन्यास थे। अब वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास जो हैं बुंदेलखंड के मुस्लिम शासनकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित थे, जिसमें थी बिराटा की पद्मिनी, गढ़कुंडार, मृगनयनी, झांसी की रानी, ये सभी जो हैं इनके गढ़कुंडार जो हैं कुंडार, ये वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास थे। बता दे रहे हैं ऐसे बस, बिराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, झांसी की रानी, ये सभी महत्वपूर्ण जो है उपन्यास हैं वृंदावन लाल वर्मा के। अगला प्रश्न है साकेत किस तरह की रचना है? तो अभी हमने बताया यह रामचरितमूलक रचना है साकेत। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद। अगला प्रश्न है चित्रशाला कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो चित्रशाला कहानी के रचनाकार विश्वम्भर नाथ शर्मा थे। अगला प्रश्न है दुल्हन गाऊ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है कबीरदास जी की है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की टीका निम्न में से किसने की है? रामचरितमानस की टीका, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा महेंद्र रामचरण। अगला प्रश्न है अज्ञेय पर किस विद्वान का प्रभाव माना जाता है? अज्ञेय जी पे, तो D.H. लॉरेंस का माना जाता है। हमने विकल्प लगा दिया इसलिए फटाफट करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है उदय शंकर भट्ट कृत सागर की लहरें किस तरह का उपन्यास है? तो यह आंचलिक उपन्यास है सागर की लहरें। अगला प्रश्न है माइकल अंग्रेजी उपन्यास का मेघनाद वध नाम से हिंदी में अनुवाद करने वाले साहित्यकार हैं, तो कौन हैं? तो विकल्प में है निराला, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त। तो माइकल का अंग्रेजी उपन्यास जो है मेघनाद वध नाम से हिंदी में अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किया था। अगला प्रश्न है कादम्बिनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यह राजेंद्र अवस्थी थे। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है? तो अज्ञेय जी को माना जाता है प्रयोगवाद का प्रवर्तक। तार सप्तक से होता है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्न से प्रयोगवादी कहानीकार हैं? तो प्रयोगवादी कहानीकार हो जाएंगे कौन हैं? विकल्प में राजेंद्र अवस्थी, जगदीश माथुर, मोहन राकेश और बेनीपुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश। मोहन राकेश हो जाएंगे प्रयोगवादी कहानीकार। अगला प्रश्न है सदाचार का तावीज व्यंग्यात्मक लेख के रचनाकार कौन हैं? तो यह हरिशंकर परसाई जी की रचना है सदाचार का तावीज। अगला प्रश्न है भूमि दर्शन की भूमिका के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है अश्क, राजेंद्र यादव, रेणु और नगेंद्र। तो यह फणीश्वरनाथ रेणु हैं इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है रूपा मासिक पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ हुआ था? तो विकल्प में है 1856 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में,
1963 ईस्वी में या फिर 1910 ईस्वी में। तो रूपाप जो है ये एक मासिक पत्रिका है, इसके संपादन का कार्य जो है 1938 में प्रारंभ हुआ था। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो तुलसीदास जी का पहला महाकाव्य रामचरितमानस है, जो अवधी भाषा में रचित है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है मंत्रबिद्ध उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा या फिर कृष्णा सोबती। मंत्रबिद्ध यह उपन्यास है जो राजेंद्र यादव जी का है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिनमान पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो विकल्प में है बच्चन, हरिऔध, अज्ञे और रघुवीर सहाय। तो दिनमान पत्रिका के संपादक रघुवीर सहाय हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से किस साहित्यकार को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो विकल्प में है राजेंद्र यादव, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो पद्म भूषण की उपाधि से मैथिली शरण गुप्त को अलंकृत किया गया है। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो अभी हम विकल्प देखते हैं। अभी हमने बताया प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तो तार सप्तक का प्रकाशन जो है 1943 में हुआ था, यह उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन हैं? विकल्प में है लाला भगवान दीन, पद्म सिंह शर्मा, देव और बिहारी। तो बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार पद्म सिंह शर्मा हो जाएंगे। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यशपाल ने अधिकांशतः किस प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं? विकल्प में है समाजवादी, साम्यवादी, सामंतवादी या फिर मार्क्सवादी। तो यशपाल ने अधिकांशतः साम्यवादी कहानियाँ लिखी हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंकाल उपन्यास की रचना किस काल में हुई थी? तो यह छायावाद में हुई थी। आप सभी को पता है कंकाल किसकी रचना है? तो कंकाल के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे थे, कंकाल, तितली और इरावती। जो इरावती है वो अधूरा है। अगला प्रश्न है रंगभूमि उपन्यास किस वाद से प्रभावित है? तो विकल्प में लोहियावाद, सुभाषवाद, गांधीवाद या फिर नेहरूवाद। रंगभूमि उपन्यास किस वाद से प्रभावित है? तो साधारण सी बात है, गांधीवाद से। अगला प्रश्न है 1882 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो महादेवी वर्मा को दिया गया था। किस रचना पे दिया गया था? तो यामा पे दिया गया था इनको। अगला प्रश्न है शिवपूजन सहाय को राष्ट्रभाषा परिषद का संचालक किस राज्य में मनोनीत किया गया था? शिवपूजन सहाय को। तो विकल्प में है बिहार में, पंजाब में, मद्रास में या फिर कलकत्ता में। तो शिवपूजन सहाय को राष्ट्रभाषा परिषद का संचालक जो है बिहार राज्य में मनोनीत किया गया था, बिहार राज्य। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। पगडंडियों का जमाना निबंध के रचनाकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई हो जाएंगे। ये व्यंग्यात्मक निबंधकार हैं हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है आचार्य नरेंद्र देव, नरेंद्र शर्मा, अज्ञे और निराला। तो यह नरेंद्र देव की रचना है। नरेंद्र देव के साथ नरेंद्र शर्मा का भी नाम दिया रहता है, जिससे कन्फ्यूजन होती है, लेकिन ध्यान रखना है बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार आचार्य नरेंद्र देव हैं। अगला प्रश्न है स्वर्ग की कल्पना
कविता हरिऔध जी के किस ग्रंथ से ली गई है? ग्रंथ भी याद रखना है। तो विकल्प में है प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, पारिजात या फिर मर्म स्पर्श। तो स्वर्ग की कल्पना हरिऔध के पारिजात ग्रंथ से ली गई है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्याम सिंह शशि जी को साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो विकल्प में है पद्म भूषण, साहित्य भूषण, ज्ञानपीठ या फिर पद्मश्री। तो श्याम सिंह शशि जी को साहित्य अकादमी द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कत्की पूनो कविता के रचयिता कौन है? कत्की पूनो विकल्प में है अज्ञेय, दिनकर, घनानंद या फिर रसकान। तो कत्की पूनो कविता के रचयिता अज्ञेय जी हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है जायसीकृत पद्मावत का नायक कौन है? तो रत्नसेन थे, इसकी नायिका पद्मावती थी और एक नायिका थी इसकी नागमती। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विषय प्रधान काव्य को कहते हैं, क्या कहते हैं जिसमें विषय प्रधान हो? विषय प्रधान काव्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? महाकाव्य, प्रगति काव्य, प्रयोगवादी काव्य या फिर छायावादी काव्य। तो प्रगति काव्य कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया था? कर्मवीर पत्रिका का संपादन किसने किया था? विकल्प में है माखनलाल चतुर्वेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, निराला और अज्ञेय। तो कर्मवीर पत्रिका का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। अगला प्रश्न है वियोगी हरि का पूरा नाम क्या था? नीचे ही है विकल्प। तो वियोगी हरि का पूरा नाम श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी था। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन नाट्य कृति की आधार कथा का मुख्य पात्र कौन था? तो कालिदास था। एक और पुरुष था जिसका नाम था विलोम। कालिदास, विलोम, मल्लिका और एक और थे, क्या नाम था उसका? अंबिका। दो नारी पात्र मुख्य थी जो माँ बेटी थी, अंबिका और अगला प्रश्न है मल्लिका। अगला प्रश्न है संविधान की किस सूची में भाषाओं की संख्या निर्धारित की गई है? तो 8वीं अनुसूची में। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाश्चात्य समीक्षा में अभिव्यंजनावाद की स्थापना करने वाले आलोचक कौन थे? तो विकल्प में है आई.ए. रिचर्ड्स, हीगेल, क्रोचे या फिर ड्राइडन। तो पाश्चात्य समीक्षा में अभिव्यंजनावाद की स्थापना करने वाले आलोचक हीगेल थे। अगला प्रश्न है राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी का देहांत कब हुआ था? तो 12 दिसंबर 1964 को हुआ था। 12 दिसंबर 1964 तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में पदार्पण किया था, किस सन में किया था? विकल्प में है 1916 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1905 ईस्वी या फिर 1909 ईस्वी। तो प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में 1905 में पदार्पण किया था। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मारवाड़ी सुधार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? थोड़ा विकल्प बड़ा कर लें। तो विकल्प में है भागलपुर, आरा, पटना या फिर गया। तो मारवाड़ी सुधार पत्रिका जो है आरा से प्रकाशित होती थी।
अगला प्रश्न है स्वप्नमयी उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो विकल्प में है विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद, गिरिराज किशोर और लास्ट में है जैनेंद्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वप्नमयी उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताना है, तो विष्णु प्रभाकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कल्पना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो विकल्प में है हैदराबाद, झांसी, बनारस या फिर दिल्ली। तो कल्पना पत्रिका जो है हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस प्रकार का संग्रह है? तो यह निबंध संग्रह है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र। यह कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह। अगला प्रश्न है शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है? तो विकल्प में है उपन्यास संग्रह, काव्य संग्रह, एकांकी संग्रह या फिर निबंध संग्रह। तो शुद्ध कविता की खोज यह एक निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार कौन हैं? विकल्प में है निराला, उग्र, दिनकर और रेणु। यह किसका रचना है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है काबा और करबला के रचनाकार कौन हैं? काबा और करबला, यहाँ सिर्फ करबला होता तो दूसरा हो जाता इसका रचनाकार, लेकिन यहाँ पे है काबा और करबला। विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, प्रसाद और अज्ञेय। तो काबा और करबला के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न है जैनेंद्र पर किन महान व्यक्तियों का प्रभाव माना जाता है? तो विकल्प में है शरदचंद्र टैगोर, शरदचंद्र और टैगोर, देव और तुलसीदास, नेहरू और गांधी, श्रीधर पाठक और रामधारी सिंह दिनकर। तो जैनेंद्र पर किन महान व्यक्तियों का प्रभाव माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरदचंद्र और रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है इतने पर ही बंद करते हैं। आज की यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।